नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई दूसरी इसका अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 यानी कि इकाई तीसरी सच्चा हीरा इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। पिछले क्लास में हमने इकाई दूसरी हम भी बने महान इस इकाई का पठन किया था, यानी कि इसका अभ्यास किया था। अब याद कीजिए कि उस इकाई में क्या क्या था। यस, उस इकाई में 4 दृष्टि यानी कि 4 बातें बताई गई थी। सचिन तेंदुलकर के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, फिर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और अंत में हजरत अली के बारे में। इन चारों लोगों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला था। याद आया कि नहीं? यस, पहले हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तब उसके साथ एक हादसा हुआ, यानी कि उसने मूर्ति खरीदी थी, वह इसी वजह से वो टूट गई। फिर भी उसने उस लड़के को बचाया, क्योंकि उसका मानना था कि किसी वस्तु से ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी व्यक्ति का है, यानी कि किसी व्यक्ति का जीवन किसी निर्जीव वस्तु से बहुत मूल्यवान है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी निर्जीव वस्तु के प्रति इतना मोह नहीं रखना चाहिए और सजीव के प्रति हमें कर्तव्य दर्शाना चाहिए। फिर हमने देखा था सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिसके पिता का नाम था रमेश। जब वो अंडर 14 खेल रहे थे तभी सभी लोग कुछ न कुछ कार्य करने में व्यस्त थे, यानी कि अगर वक्त मिलता तो कुछ गप्पे लगाते, कुछ खाना खाते, नाश्ता करते। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या कर रहे थे? वह ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर उन्होंने बताया था कि मैं मैच 3 बार खेलता हूँ, एक प्रैक्टिस के रूप में, एक सच में और एक अवलोकन के लिए, यानी कि समीक्षा के लिए। जब मैं खेल चुका हूँ बाद में वो तीसरी बार खेलते हैं कि मैंने क्या गलती की है। और वहां पर उन्हें बताया था कि सफलता के एक ही रहस्य है, कड़क कड़ी मेहनत, लगाओ, परिश्रम। ठीक है। फिर बात आई गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। वहां पर उन्होंने दर्शाया था कि नियम सबके लिए होते हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी क्यों ना हो और सामान्य मनुष्य क्यों ना हो। यदि हम किसी कार्य के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें दोनों के साथ अच्छे से न्याय करना चाहिए। ना कोई बड़ा है तो उसको नियम नहीं लागू होते और ना कोई छोटा है तो उसको सभी नियमों का पालन करना, ऐसा नहीं है। हर इंसान के लिए नियम बराबर होते हैं। फिर बात आई हजरत अली की। वो एक प्रामाणिक शासक है। किस प्रकार? क्योंकि उसने सरकारी मोमबत्ती बुझाकर अपनी निजी कार्य के लिए अपनी मोमबत्ती जलाई, यानी कि वहां पर उसकी प्रामाणिकता दिखाई देती है। तो बच्चों, यह तो हुई इकाई दूसरी की बात। अब हम बात करेंगे इकाई तीसरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। आपने बहुत बार सुनी होगी श्रवण के बारे में, सुनी है कि नहीं? यस, चलो फिर से सुन लेते हैं। आपने श्रवण का नाम सुना ही है। उसने क्या किया था? आप कई बार उसकी फोटो भी देखते हैं। उसकी फोटो में क्या दिखाई देता है? यस, तोल माप जैसा कोई साधन दिखाई देता है और उसमें 2 इंसान दिखाई देते हैं। यार, जब श्रवण अपने घर में एक दिन था तब उसके माता पिता अंध थे। तब उसके माता की बात उसने सुन ली कि मुझे बहुत ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं कहीं पर यात्रा पर जाऊं, लेकिन हम तो अंध हैं, हम कैसे जा सकते हैं? ऐसा बात करते हुए उसने सुन लिया। तभी उसने मन में ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने
माता पिता को यात्रा करवाऊंगा, लेकिन कैसे करवाऊं? फिर उसने एक तोल माप जैसा एक कावड़ बनाया और एक में उसको पिताजी को बिठाया और दूसरे में उसकी माताजी को बिठाया और अपने कंधे पर लादकर उसने बहुत जगह पर भ्रमण किया, यानी कि अपने माता पिता को यात्रा करवाई। तो ये अच्छे अच्छे सपूत होने का सबूत है। हम कई बार सुनते हैं बुजुर्गों के सामने कि अगर बेटा बनना है तो श्रवण जैसा बनो। ठीक है, अब मैं कुछ और बात बताना चाहती हूँ। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत समझदार होते हैं। किस प्रकार? यानी कि बहुत ऐसी चीज होती है जिसकी उसकी तुलना कोई नहीं कर पाता। ऐसी कुछ विशेष बात भी कुछ लोगों में होती है, लेकिन वही बात वो कभी व्यवहार में नहीं लाते हैं। समझ में आता है? जैसे कि आप छोटे हैं, आपको चाय बनाना अच्छे से आता है, लेकिन यदि आपकी माता बीमार पड़ती है तो आप चाय नहीं बनाते, तो उसका कोई मोल नहीं होता है। यदि आपको वो बात आती है तो आपको व्यवहार में लानी चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो इंसान, बहुत से ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में इंसान कि उसको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो व्यवहार में कभी नहीं लाते। और यदि वो व्यवहार में नहीं लाते तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, घमंडी भी होते हैं। उसके पास जो कोई ज्ञान है उसको घमंड होता है, लेकिन वो घमंड किस काम का? क्योंकि उसको जो चीज आती है वो तो कभी व्यवहार में लाता ही नहीं, किसी के उपयोग होता ही नहीं। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में कुछ ऐसी ही बात बताई गई है। तो चलो अब इस कहानी को पढ़ते हैं। इस इकाई का नाम है सच्चा हीरा। अब पहले ही आप बताएंगे कि सच्चा हीरा मतलब क्या होता है। क्या हीरे की बात हो रही है? नहीं, वहाँ यहाँ पर वो हीरे की बात नहीं हो रही है। यह बात हो रही है अच्छे आदमी की, अच्छे इंसान की। और इस इकाई का साहित्य प्रकार है कहानी। यह एक कहानी है। आपने बहुत सारी कहानी पढ़ी होगी और सुनी होगी। हमने एक कहानी का लेक्चर भी ले लिया है। अब आपको पता भी चल गया होगा कि कहानी किस किस रूप से लिखी जाती है। कहानी लिखते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि नहीं? यस। चलो अब हम इस इकाई के शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं, जिससे आपको इस इकाई पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: हीरा यानी कि बहुत अच्छा आदमी या अच्छा इंसान। चहचहाना, पक्षियों का बोलना। नींद यानी कि घोंसला, पक्षियों के रहने का स्थान। जगत, कुएं का चबूतरा। अब आप बहुत बार गांव में गए होंगे तो गांव पर आपने बहुत सारे कुएं भी देखे होंगे। कुएं के पास जो बैठने की जगह होती है, गोलाकार कुआं होता है कि नहीं होता है, और उसके पास जो बैठने की जगह होती है उसे चबूतरा कहा जाता है, यानी कि जगत कहा जाता है। ठीक है। कंठ यानी गला, आवाज। चाव यानी बहुत प्यार से, लगन से। प्रशंसा करना यानी कि तारीफ करना। बराबरी यानी कि तुलना करना। शक्तिशाली यानी कि बलवान। पछाड़ना यानी कि हराना, गिरा देना। ठीक है, अब देखते हैं मुहावरे। इधर उधर की बातें करना यानी कि गप्पे लगाना। लाखों में एक होना यानी कि बहुत विशिष्ट होना। बराबरी करना यानी कि मुकाबला करना। बराबरी करना यानी क्या? मुकाबला करना। तो चलो बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 14 और 15 पर आ जाइए। यहाँ पर हम केवल 14 और 15 पर का पहला पैराग्राफ इतना ही अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नींद की ओर जा रहे थे। देखो बच्चों, याद आया
मैंने आपको बताया था कहानी के लिए कौन कौन सी चीज आवश्यकता होती है, वातावरण, समय, ठीक है कि नहीं, याद आया कि नहीं? यस, यहाँ पर भी बता दिया है, समय बताया है पहला कि सूर्य अस्त हो रहा था, यानी कि शाम का वक्त है, समझ में आ जाता है। सूर्य ढल रहा था, पक्षी चहचहाते हुए पहले ही आया था, पक्षियों का बोलना, गुनगुनाना, उसका आवाज, उसकी आवाज यानी कि चहचहाना। सूर्य अस्त हो रहा था, यानी कि सूर्य ढल रहा था, शाम का वक्त था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव में की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। देखो, स्थान भी आ गया, गांव, समझ में आया? गांव की बात है कि गांव के स्त्रियां क्या कर रही थी, तो अपने अपने घड़े लेकर वो कुएं पर जा रही थी, क्योंकि पानी लाना था। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। देखो, शाम का वक्त है, सूर्य अस्त हो रहा है, पक्षी अपने घर की ओर चल पड़े हैं। उसी वक्त गांव की स्त्रियां क्या करती है, घड़े लेकर कुएं पर पानी भरने जाती है। उसमें से तो कुछ स्त्रियां पानी भरकर क्या करती है, तो घर वापस लौट जाती है, लेकिन कुछ स्त्रियां क्या करती है, 4 स्त्रियां कुएं की जगह यानी कि बैठने का जो स्थान है वहां पर इधर उधर की बातें कर रही है, यानी कि गप्पे लड़ा रही है। क्या कर रही है, गप्पे मार रही है। जब वो बात कर रही थी तो बातों बातों में सभी स्त्रियां अपने अपने बेटों की बातें करने लगी। चलो देखते हैं। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वो कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। देखो, 4 स्त्रियां इकट्ठी हुई थी, इसमें से एक की उम्र बड़ी लग रही थी। वो क्या बोल रही है कि मेरा बेटा जैसा तो भगवान सबको बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है, यानी कि विशिष्ट है। उसका कंठ यानी कि उसकी आवाज इतनी मधुर है कि जब वो गाता है तब कोयल और क्या बताया है, कोयल और मैना, 2 पक्षियों की बात की है, कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। वो इतना मधुर गाता है कि लोग बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़ी लगन से उसकी आवाज को सुनते हैं, यानी कि उनके गीत को सुनते हैं। देखो, हर माँ की यह आदत होती है कि वो अपने बच्चे की तारीफ करे, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो अपने बच्चों की तारीफ अच्छी लगती है, क्योंकि ये हर माँ का स्वभाव होता है। तो 4 स्त्रियां जब बातें कर रही थी, बातें बेटों पर आ गई, तब एक औरत बताती है, पहली स्त्री बताती है कि मेरे बेटे की आवाज इतनी मधुर है कि जब वो गाता है तब कोयल और मैना चुप हो जाती है, क्योंकि वो इतना मधुर गाता है। मेरे जैसा बेटा सबको दे। उसका गीत लोग बड़े चाव से सुनते हैं, बड़ी लगन से सुनते हैं। अब आगे देखते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे के बारे में कुछ प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। देखो, पहले की बात सुनकर भला दूसरी क्यों चुप रहती? मैंने अभी बताया
कि प्रत्येक माँ का यह स्वभाव होता है कि वो अपने बच्चों की तारीफ करे। पॉली की बात सुनकर दूसरी स्त्री तुरंत बोल उठती है कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, यानी कि उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो आधुनिक युग का भीम है, यानी कि वो इतना बहादुर और शक्तिशाली है। देखो बच्चों, प्रत्येक इंसान कुछ न कुछ विशिष्ट बातें लेकर आता है इस पृथ्वी पर। मैंने सबसे पहले बता दिया था कि हर इंसान के पास किसी ना किसी चीज की काबिलियत होती है। कोई कुछ और कर सकता है तो कोई कुछ और कर सकता है। किसी का गला अच्छा होता है, कोई शक्तिशाली होता है, कोई कुछ पढ़ाई लिखाई में अव्वल होता है, कुछ ड्राइंग करने में अव्वल होता है कि नहीं। यहाँ पर ये सभी स्त्रियां अपने अपने बेटों की तारीफ करने में लगी हुई है, क्योंकि पॉली बताती है कि उसकी आवाज मधुर है, तब दूसरी बताती है कि मेरे बेटा आधुनिक युग का भीम है, बहुत शक्तिशाली है। देखो उसका गीत अच्छा है, इसमें बल ज्यादा है। तो मैंने पहले ही बताया कि हर इंसान कुछ न कुछ काबिलियत लेकर ही इस पृथ्वी पर आता है। चलो अब आगे देखते हैं। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम से याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। अब 15 नंबर के पेज पर आते हैं। चलो, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि इस तीनों स्त्रियों की बात सबने सुन ली, लेकिन चौथी स्त्री क्यों चुप रही होगी? सोचिए तो। यस, या तो हो सकता है कि वो अपने बेटे की तारीफ नहीं करना चाहती, या तो यह हो सकता है कि उसका बेटा किसी बात में अव्वल नहीं है, या तो यह हो सकता है कि वो अपने बेटों की ऐसे ही तारीफ दूसरों को नहीं सुनाना चाहती होगी, है कि नहीं। आपको सोचना है। हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। मैंने बताया था कि पेज नंबर 15 पढ़ेंगे, लेकिन उसकी एक ही लाइन पढ़ाई है मैंने। आपको सोचने के लिए विवश किया है कि आप सोचिए कि क्या हो सकता है। क्यों उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया यार। चलो, तीसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे सब कुछ याद कर लेता है। वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। उस पर सरस्वती का निवास है। उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपनी इकाई का प्रथम पाठ पूरा करते हैं। अगले तास में हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये स्त्री कहना चाहती है कि मेरे बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। उसको सभी श्लोक याद रह जाते हैं, जैसे मानो कि उसके कंठ पर सरस्वती का निवास हो, यानी कि साक्षात विद्या की देवी विद्यमान है, ठीक है। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। इस इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? कहानी। स्त्रियां कहाँ पर इकट्ठी हुई थी? तो स्त्रियां कुएं पर इकट्ठी हुई थी। स्त्रियां कब कुएं पर गई थी? तो जब सूर्य अस्त हो रहा था और पक्षी अपने घोंसले की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि शाम के वक्त स्त्रियां कुएं पर गई थी। स्त्रियां कुएं पर क्यों गई थी? स्त्रियां कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। कुएं पर बैठकर सभी स्त्रियां क्या कर रही थी? कुएं पर बैठकर सभी स्त्रियां इधर उधर की बातें कर रही थी। बातें करते करते सभी लोग कौन सी बातों पर आ गए? बातें करते करते सभी लोग अपने बेटों की बात पर आ गए। पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरे बेटे की आवाज बहुत मधुर है। जब वो गाता है तो कोयल और मैना चुप हो जाती है और लोग बड़े चाव से उसकी आवाज सुनते हैं। ओके, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा
कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है, वो बहुत शक्तिशाली है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि वो तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, मानो उसके कंठ पर सरस्वती का निवास है। तो बच्चों, यहाँ पर अपनी इकाई खत्म होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।